So dear, फिफ्थ पी ब्लॉक कॉम्पिटिटिव जा रहा है। हम लोग ने नाइट्रोजन की प्रेपरेशन या नाइट्रोजन की कुछ बातें की थी। अब नाइट्रोजन में मेरे ख्याल से ऑक्साइड्स याद है आपको क्या था? नाइट्रोजन, अच्छा ऑक्साइड्स ने हम नई बात की थी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द अमोनिया। नाइट्रोजन हो गया था, लेफ्ट साइड पे 7.3 जो है या जो भी पॉइंट बन रहा है आपका पॉइंट 3 में, वो क्या लिखा हुआ है? अमोनिया। अमोनिया के लिए कौन सा प्रोसेस दिमाग में आना चाहिए आपको? हेबर्स प्रोसेस। Now, ammonia is present in small quantities in air and small soil where it is formed by decay of nitrogenous matter, that is urea. फॉर्मूला याद है? NH2CO NH2, इससे अमोनिया बन जाती है। सेकेंडली, अमोनियम क्लोराइड को किससे ट्रीट करते हैं हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड इज वीक एसिड। कैसे पता चला? इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड and weak base. वीक बेस। NH4OH. Let's see. देन हमारे पास क्या आ गया? अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। ऑन लार्ज स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय हेवर्स। ये चीज सही है आपको, हेवर्स प्रोसेस का। ऐसा करते हैं हम, डेल्टा एच भी देख लेते हैं कितना अप्रोक्सीमेटली। डेल्टा एच माइनस 46.1 किलो जूल पर मोल। ये कुछ हद तक कहीं ना कहीं आपको काम आ सकती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। In accordance with the Lee-Chatlis principle, high pressure would favor the formation of ammonia. ये पॉइंट क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं लाइन में से, ध्यान से। क्या बोला है? हाई प्रेशर। अब तुम्हें पता है कैसे देखना ये सारी चीजें। N2 plus H2 गिविंग राइज टू क्या है डियर? बोलो। N2 plus H2 गिविंग राइज टू 2NH3 है। अच्छा, गैस ज्यादा है तो अब देखो ली-चाटलिस प्रिंसिपल, वहां पे जाएंगे ये पार्टिकल, जहां पर रिएक्शन उस साइड जाएगा जहां पे प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर लगाए, तो वहां पे जाएगा जहां पे प्रेशर कम हो रहा है। अब प्रेशर कम कहां हो रहा है? पता है कैसे देखना है? देखो, मोल्स कहां पे ज्यादा है? लेफ्ट साइड के राइट साइड? लेफ्ट साइड। गैशियस मोल्स कहां पे? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, गैशियस मोल्स कहां पे ज्यादा है? लेफ्ट साइड। यहां पे कम है तो राइट साइड जाएगा। क्यों? जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो उस साइड जाएगा जहां पे प्रेशर कम हो रहा है। कहां पे कम हो रहा है? जहां पे मोल्स कम हो रहे हैं। कहां पे मोल्स कम हो रहे हैं? राइट साइड। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? राइट साइड। फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन से अमोनिया क्या हो जाएगी? ज्यादा बनेगी। डन। अब दूसरा क्या है? The optimum conditions for the production of ammonia are pressure of 200 atm, temperature of 700 Kelvin, and use of catalyst such as iron oxide with small amount of Al2O3 to increase the rate of reaction. तो ये उसने नीचे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। लिक्विड अमोनिया। ओके, देन वी हैव अमोनिया का स्ट्रक्चर। इट इज कौन सी? कलरलेस एंड पंजेंट। कलरलेस गैस विद अ पंजेंट ओडर। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की ऐसा जरूरत नहीं है, बट पढ़ ही लेते हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 198 केल्विन, यानी कि माइनस में आंसर आएगा। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? माइनस। क्यों गैशियस का माइनस रहता है? क्योंकि बॉयल का किसकी बात करते हैं? बॉयल के केस में क्या होता है लक्ष्य? बॉयल के केस में क्या होता है? लिक्विड। गैस टू लिक्विड में आने के लिए उसका टेम्परेचर कम करना पड़ता है, प्रेशर ज्यादा करना पड़ता है। ये आपने 9th में भी किया था। तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही माइनस में है। फ्रीजिंग पॉइंट तो वैसे ही माइनस में आएगा इस केस में, और ज्यादा माइनस में। देन लोन पेयर, जो दूसरी तीसरी लाइन लिखी हुई है पैराग्राफ, ध्यान से देखना। अमोनिया के पास लोन पेयर होता है जिसके कारण वो क्या एक्ट करता है? लुईस बेस। अपने इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स डोनेट कर देता है किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल को। तो ये हमारा पोर्शन है किसका? अमोनिया का। और कुछ नहीं, आपको यही पता होना चाहिए कंडीशंस कि अमोनिया कैसे बनेगी, कितनी कैसे ज्यादा हो जाएगी। देन उसने क्या कहा है? एक और ये ना एस ब्लॉक की एक्चुअली रिएक्शन आती है। एस ब्लॉक में भी ऐसा ही कुछ पढ़ाया जाता है। यहां पे देखना डियर, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर वाला दिख रहा है? उसके नीचे एक रिएक्शन लिखी है ना, कॉपर +2, दिख रही है कि नहीं? कॉपर +2 +4 अमोनिया गिविंग राइज टू डीप ब्लू कलर। कॉपर अमोनिया 4 कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसका डीप ब्लू कलर। ये लाइन राइट याद करके रख लो।
कॉपर आयंस प्लस अमोनिया गिविंग राइज टू कॉपर NH3 होल 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है डीप ब्लू कलर का। और सिल्वर के साथ क्या बनता है, सिल्वर अमोनिया, सिल्वर पहले क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके उसने सिल्वर क्लोराइड बनाया, उसने रिएक्ट किया NH3 टू फॉर्म AgNH3 होल ट्वाइस Cl, AgNH3 होल ट्वाइस। अगर AgNH3 है डियर, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आएगा, +1, क्योंकि सिल्वर इसमें +1 रहता है। आगे क्या लिखा उसने, Cl। ये इतना जरूरी नहीं है, मेनली क्या जरूरी है, कॉपर के साथ कौन सा कलर, डीप ब्लू कलर। क्या फॉर्मूला होता है उसका, CuNH3 होल 4। ये गैस का वो हो गया ना कि ऊपर लिखा हुआ है कि ये डिटेक्शन में मेटल है, डिटेक्शन और मेटल आयंस के लिए कलर किसका क्या है, किसका क्या। तो आगे क्या आता है, अमोनिया इज यूज्ड टू प्रिपेयर नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बीइंग निट्रिक एसिड। लिक्विड अमोनिया इज आल्सो यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, लाइक दिस सारे लिखे हों। तो इसको याद करना ना मुश्किल होता है बच्चों के लिए। मैं कैसे याद कराता हूँ, ध्यान से देखना। पहले मैंने लिखा N2, फिर लिखा N2, फिर लिखा N2, फिर N2, फिर N2। कोई फर्क रखा मैंने? यार याद नहीं रहता, मुझे पता है, तो मेरे तरीके से ध्यान रखो। N2 लिख लिया, O1, O2, O3, O4, O5। अब तुम्हें याद हो जाएगा। O कट गया, तो पहला क्या लिखा हुआ उन्होंने, N2O, फिर क्या आ गया, NO2, NO, फिर N2O3, N2O4, N2O4 को उन्होंने क्या लिखा होगा, नहीं लिखा, चलो ऐसे ही रहने दो, NO2 भी लिखा हो सकता है, समझ आए। N2O4 को क्या लिखा होगा, NO2, नहीं लिखा कोई बात नहीं, N2O5, डन हो गया। दोनों ही लिखे हुए हैं, दोनों ही लिखे हैं। चलो ठीक है, ठीक है, NO2 और कोई फर्क नहीं है, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या आता है आपके पास, N2O5, डन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, इनके नीचे आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड। मेक श्योर जेई में काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे मतलब प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन इन स्ट्रक्चर्स के बेस पे आ जाए, तो आपको नहीं पता होता। पहले आप देखो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हें खुद देखने हैं। अब आपको ल्यूइस स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं, या स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना, कितने N2 है, कितने N है, 2, कितने O है, 1। आपने क्या ध्यान रखना है, हर रिएक्शन, हर स्ट्रक्चर में N11O लिखा ही होगा, हर स्ट्रक्चर। पहले देखो N11O है कि नहीं है, यार देख ले, नहीं तो याद नहीं है कि नहीं है। ओके, अगर N2 है, अगर N2 है तो हम फिर से N के पास जाएंगे। अगर N2O2 है दोबारा से, तो फिर से डबल बॉन्ड OH आएगा। चले, अब पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्या लिखा हो, N2O। तो पहले एक बना दो, क्या जान गए, अलार्म बजना ही बजना है हमारे क्लास में। NO ये आ गया। दिवजोत क्या बचा है, N बचा है ना, तो इन दिस केस डबल बॉन्ड N आ गया, ठीक है। अगला डियर वो बनाते जाना, लीव स्ट्रक्चर्स के लोन पेयर वगैरह सब आपको पता होंगे, अगर नहीं पता तो केमिकल बॉन्डिंग को रेफर करो, इनको नहीं करना। अगला क्या, NO क्या बताया अभी आपको, N डबल बॉन्ड O। अगला सर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है। ये तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ये लीव स्ट्रक्चर्स है, लीव स्ट्रक्चर सीखो पहले, फिर बात करना। N के 3 बॉन्ड्स होते हैं बिल्कुल। अब इन दिस सुनो, यहाँ पे लोन पेयर्स भी आएंगे, यहाँ पे टेटिव बॉन्ड भी आएगा, कोवलेंट बॉन्ड्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा, तो उसको लेके, बट आपको इनके स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ। आप इलेक्ट्रॉन्स देखोगे आपको समझ आना चाहिए। देखो ये बेसिक चीजें नहीं है कि केमिकल बॉन्डिंग का आपको सीखना है। N2O3 क्या बताया अभी आपको, N2O, N2 पहले एक डबल बॉन्ड हो, फिर से डबल बॉन्ड हो, यही हो गया। N2O2 हो गया, हमें क्या चाहिए, O3, O लगा दिए एक, N2O3, then NO2,
क्या आएगा N डबल बॉन्ड O O लाइट चेंज हो गई। सही बात है, मेरे को भी लग रहा है। डन। तो थोड़ा सा देखो ये क्लियर हो गया। डियर मैं N2O3 दोबारा से बना रहा हूं, N2O2 बना दिया, फिर उसके बाद O और N और N का लिंक कर दिया। आगे क्या है N2O4 कैसे बनाओगे, यही आएगा एक है और एक और बना दिया। अगला N2O5, पहले हमने NO लिया, फिर NO लिया, फिर O हो गया। अब बीच वाले जो है उसके अंदर एक ऑक्सीजन और घुसे, तो बस ये सारे स्ट्रक्चर्स का करिश्मा है। ये अगर आपने सीख लिया तो आपको क्वेश्चंस काफी आने शुरू हो जाएंगे ना। Why NO2 डाइमराइज, एक क्वेश्चन है। NO2 ऊपर देखते हैं NO2 का स्ट्रक्चर। NO2 के स्ट्रक्चर को देखो, एक डॉट लगा हुआ है N के ऊपर, एक डॉट, यानी कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्टेबल ज्यादा नहीं होता, वो डबल कर लेता है बाय डाइमराइजिंग इटसेल्फ। तो डाइमराइज करके क्या बना लेगा N2O4। डन। तो आगे चलते हैं हम, ये सारे स्ट्रक्चर हो गए हमारे पास। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्सो एसिड्स के लिए कंडीशन ध्यान रखना, फास्फोरस का जब भी आपको एसिड बनाना है उसका नॉन मेटल और डबल बॉन्ड O दिखाना है, P डबल बॉन्ड O दिखाना है ना। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स हैं। ये क्या होते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अच्छा ओके, हम ज्यादा ही आगे पहुंच गए। बहुत ज्यादा। हाँ रुको वापस आओ, हम लोग कहाँ पे थे? लिटरिक एसिड एडवांस हो गया था ज्यादा ही। निट्रिक एसिड को अगर आप बात करते हैं, नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्सो एसिड सच एज H2N2O2, हाइपोनाइट्रस एसिड, HNO2 निट्रस एसिड। निट्रस से नीचे होता है हाइपोनिट्रस। अगर निट्रिक के ऊपर होगा, वैसे है नहीं, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी चीज है निट्रिक है, अगर पर निट्रिक है तो यानी निट्रिक से भी ऊपर है नहीं। निट्रिक एसिड मैक्सिमम है +5, इसी के बेस पे क्वेश्चन आता है। HNO3 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज +5 से ऊपर जा ही नहीं सकता, इसलिए हमेशा नीचे जाएगा, यानी अपने रिडक्शन करेगा, दूसरों की ऑक्सीडेशन। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी केमिस्ट्री के पार्ट में, तो आपको ये देखना उसका ऑक्सीडेशन नंबर। वो कहेगा इट ऑलवेज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इट मींस +5 ऑक्सीजन स्टेट है, ये अब रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके समझ नहीं आता क्या। डियर अपनी ऑक्सीडेशन करेगा कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन करके तो जा ही नहीं सकता कहीं और, +5 से +7 थोड़ी जाएगा, तो +3 जाएगा। अपनी कम करेगा, रिडक्शन करेगा, दूसरों की ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट वो देखो लैपटॉप आ गया। देन बैग में लैपटॉप है, nitric acid is prepared by heating तकिया लग रहा है। NaNO3 plus sulfuric acid on large scale. Underline it, दिमाग में अंडरलाइन कर लेना। It is formed by कौन सा प्रोसेस है? ओसवाल प्रोसेस। ओसवाल प्रोसेस बहुत जरूरी है। हेवर्स प्रोसेस, ओसवाल प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, डेकन्स प्रोसेस, ये 5-4 प्रोसेसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट सल्फ्यूरिक एसिड। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। NH3 को हीट किया, ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, तो क्या आ गया? NO प्लस वाटर। सर ये पीटी रोडियम गॉज कैटलिस्ट क्या है? डियर प्लैटिनम रोडियम गॉज मतलब एक वायर है विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट। प्लैटिनम एक्ट एज कैटलिस्ट क्यों? बिकॉज वो अपनी सरफेस पे रिएक्शन करवाता है। ये सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट में, एड्सॉर्प्शन पार्ट में पढ़ते हैं। तो अमोनिया प्लस वाटर, ऑक्सीजन क्या आ रहा है? NO। निट्रिक एसिड thus form reacts with ऑक्सीजन to form NO2. NO2 dissolved in water to give HNO3, जिसको हम क्या बोलते हैं? निट्रिक एसिड। निट्रिक एसिड। देन प्रॉपर्टीज वगैरह
नहीं ज़रूरत। निट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अटैक्स मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो अगर ये गोल्ड और प्लैटिनम को भी हमने कुछ करवाना है अटैक, तो हम इसके ही पार्ट को यूज़ करते हैं निट्रिक एसिड के, अलॉन्ग विद दी HCl, जिसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया, जिसको हम बोलते हैं रॉयल वाटर। Concentrated H2SO4, oh sorry, concentrated HCl and concentrated HNO3 3:1। इधर HNO3 में 3 है, इधर 1 है, इधर कोई 1 है, इधर 3 है, ऐसे ही आप करना होगा। नेक्स्ट, zinc reacts with dilute HNO3 to give N2O and concentrated acid to give NO2। ये दोनों रिएक्शंस ध्यान रखना। डाइल्यूट के केस में अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। डियर तुम्हें याद नहीं रहेगा, मुझे पता है, बार बार बोलो। HCl में 3 होते हैं, HNO2 एक्वा रेजिया में क्या होता है 3:1, कैसे याद किया होता है? HCl में 1 लिखा होता है ना, तो 3 आ गया। HNO3 में 3 लिखा हुआ था, इधर 1 आ गया, 3:1 1:3 मत कर देना उल्टा पुल्टा। तो अब आगे क्या आता है? जिंक, आराम से पढ़ रहा हूँ, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3 टू गिव N2O। डाइल्यूट में क्या आ रहा है? N2O। When reacts with concentrated acid it gives NO2। concentrated में NO2 आ जाता है और डाइल्यूट में N2O। ये आपको याद ही रखना है। some metals chromium aluminium do not corrode in nitric acid concentrated because, पता है आपको, छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास के एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन है कि HNO3 जिंक के साथ एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो पैसिव लेयर होती है। नेक्स्ट आता है आपके पास, ओके, ये रिएक्शन सारी हो जाएगी। कंसंट्रेटेड HNO3, डियर ऊपर अभी हम पढ़ के आए हैं, कंसंट्रेट क्या बनाता है? N2O के NO2। डाइल्यूट N2 क्या बनाता है? कंसंट्रेटेड N। अब आपको इसको भी याद अगर करना है तो वैसे ही कर सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पे हम बोलते हैं कि लेड स्टोरेज बैटरी में कैथोड में क्या होता है, याद है? लेड स्टोरेज बैटरी में कैथोड में PbO2 होता है। कैसे याद किया था? एनोड में Pb, कैथोड C फॉर कैथोड, CO2 बन जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ पे भी कंसंट्रेटेड में क्या आएगा? NO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। नहीं, वो तो हमने निमोनिक बनाया। नहीं, लेड बैटरी। हाँ, कुछ नहीं बनता, हम लोग ने निमोनिक बनाया हुआ है। तो अब देखो, आयोडीन किस में कन्वर्ट हो रहा है? रिएक्शन देखो, HiO3 लिखा हो, आयोडिक एसिड बोलते हैं। आयोडिक एसिड में आयोडीन के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है? HiO3 में I के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है? -5। कितना आ रहा है रिजल्ट? प्लस या माइनस प्लस आएगा। प्लस आ रहा है, कितना आ रहा है? यस सर, 5 आ रहा है। प्लस आएगा। आयोडीन पे कितना था? आयोडीन पे x 0। लेफ्ट साइड पर आयोडीन पे कितना था? 0। 0 से 5 बढ़ गई। कंसंट्रेटेड HNO3 ने अपनी ऑक्सीडेशन कराई कि रिडक्शन। कंसंट्रेटेड HNO3 NO2 में रिएक्शन होगा। P4 किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये रिएक्शंस लिखी हुई है, 4-5 रिएक्शंस है, देखो। H3PO4। S8 किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2SO4। कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी ऑक्सीडेशन हो जाती है। अपनी कॉपीज निकाल लो, ये पॉइंट जो है वो लिख लो। मतलब ये अगेन वन ऑफ द प्यारा क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्या है? ब्राउन रिंग टेस्ट। लिख लो, बहुत जगह मिलेगा आपको। कई बार ऐसा होगा कि ब्राउन रिंग टेस्ट में कौन सा एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, कौन सा मेटल आयन है, कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। तो लिखो प्लीज, क्या लिखा हुआ है पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर रिएक्शन लिखेंगे। पहले पढ़ते हैं क्या करें। द फैमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स, किसके लिए? नाइट्रेट्स के लिए। डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ Fe+2 टू रिड्यूस नाइट्रेट्स टू निट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? निट्रिक ऑक्साइड, which reacts with Fe+2 to form a brown color complex. The test is usually carried out by adding dilute ferrous sulfate to aqueous solution of
aqueous solution containing nitrate ion. Then carefully adding concentrated sulfuric acid along the sides of tube. A brown ring at the interference या interface मतलब वही boundary between the solution and sulfuric acid layer indicates the presence of nitrate in the solution. तो क्या लिखा हुआ है? नाइट्रेट्स किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, पहले तो ये देखते हैं NO में, by reacting itself with Fe+2. Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? Fe+3. नाइट्रेट्स से नाइट्रिक ऑक्साइड। तो पहले एक फ्लो चार्ट बना लो, लिखो फ्लो चार्ट. नाइट्रेट्स प्लस dilute ferrous sulfate giving rise NO. dilute ferrous sulfate FeSO4 बस। हाँ बस Fe+2 लिख लो ना, प्लस क्या डाला हमने, नाइट्रेट, किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+3 एंड NO. ठीक है. देन इसी के अंदर हम क्या डाल देते हैं डियर, इसी के अंदर हमने क्या डाल, ये हो गया NO. जो ये NO है, आयरन +3 प्लस वाटर जो भी ये बना हुआ है, ध्यान से देखना, पहला Fe+3 में कन्वर्ट हो गया, NO है, NO जो है Fe आयंस और इधर से वाटर भी आ रहे हैं, वो दोनों रिएक्ट करके क्या बना देंगे, इधर लिखा भी होगा FeH2O6, ऊपर चार्ज कितना आ गया, +2. Fe+2 वाटर के साथ रिएक्ट किए और ये NO के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कि बना है टू फॉर्म FeH2O5 NO. ऊपर चार्ज कितना लिखा हुआ है, +2. ये लाइट बंद है। अच्छा इधर देख नहीं रहा, एक मिनट. डियर दोबारा से, हमने डाइल्यूट फेरस सल्फेट में क्या डाला, नाइट्रेट, अगर है उसके अंदर, तो नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NO प्लस Fe+3. वाटर और Fe2+ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे दीक्षित, FeH2O6+2. वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NO के साथ रिएक्ट करके FeH2O5, जानवी NO, चार्ज कितना आ गया, +2. और इसी का ब्राउन कलर रहता है, इसको ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं. ये मेजर टेस्ट हो गया आपका, यहाँ मेन टेस्ट हो गया फॉर द नाइट्रेट्स, ब्राउन रिंग टेस्ट. ब्राउन रिंग किससे बना होता है, किसका होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, इसका नाम भी पता होना चाहिए. नाम तो कैसे करेंगे, क्यों, नाम आता तो है, कोऑर्डिनेशन का बाउंड नहीं आता. मजाक कर रहा हूं, सही है, ध्यान से देख लेना. इसमें मतलब वो नाम इतना पेंटा, हाँ बट नहीं, आपको पता होना चाहिए वैसे. डन. जल्दी से आगे देखते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ, यूजेस क्या लिखा है, लास्ट लाइन प्लीज पढ़ लो. मेजर यूज ऑफ निट्रिक एसिड इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर्स एंड अदर नाइट्रेट्स फॉर एक्सप्लोजिव्स. इट इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोलीन एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स. It is used as oxidizer in rocket fuels. ये बहुत है जितने ये लिखे हुए. डन. आगे क्या था, फॉस्फोरस. 3 व्हाइट फॉस्फोरस, ध्यान से सुना, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस. व्हाइट से रेड जाएगा, रेड से ब्लैक जाएगा, व्हाइट से रेड जाएगा, रेड से ब्लैक जाएगा, व्हाइट से ब्लैक जाएगा. दोबारा से, व्हाइट से रेड, रेड से ब्लैक, व्हाइट से ब्लैक. व्हाइट से रेड, रेड से ब्लैक, व्हाइट से ब्लैक, व्हाइट से रेड, व्हाइट समझ आया. व्हाइट से
ओह कलर व्हाइट से रेड, रेड से व्हाइट ब्लैक, से ब्लैक, व्हाइट से रेड, रेड से ब्लैक। वेरी गुड, व्हाइट से ब्लैक एक पार्ट, व्हाइट सेकंड पार्ट व्हाइट से रेड, रेड से ब्लैक। तो ये है। अब आते हैं हम व्हाइट फास्फोरस। ओह हाँ हाँ। White phosphorus is translucent white waxy solid. It is poisonous, insoluble in water, but soluble in carbon disulfide. कार्बन डाइसल्फाइड में ये soluble है। और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आगे लिखा हुआ है, याद होगी आपको, it gives या it glows in dark। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैमिल्यूमिनेसेंस। कैमिल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या है? केमिकल से लाइट आ रही है। इट डिसॉल्व्स इन बॉइलिंग NaOH गिविंग फॉस्फीन PH3, P4 plus NaOH giving rise to PH3 plus NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। सर ट्रिब्यूट 2 दिसंबर की करें भोपाल। व्हाइट फास्फोरस इज वहाँ पे कोई फौजी निकली थी। व्हाइट फास्फोरस इज लेस डियर फॉस्जीन। हाँ मिथाइल मिथाइल एल्सोनेट भी थी, फॉस्जीन भी थी। ये फॉस्फीन है डियर, फॉस्फीन है। हाँ, ठीक है। बस हो गया। White phosphorus is less stable and therefore more reactive than other because of conditions. Because of anglostrain in P4, it is less stable. लिखा हुआ ना, less stable लिखा हुआ ऊपर। क्यों स्टेबल कम है? क्योंकि यहाँ पे P4 के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनमें कितना एंगल है? 60 डिग्री। It readily catches fire in air and gives the white dense fumes of P4O10। ये रिएक्शन भी आपको याद होनी चाहिए। ब्राउन रिंग टेस्ट याद हो गया? बॉन्ड एंगल से कैसे उससे कोई चीज दिखी है वो स्ट्रांग है। उसने क्या कहा? अब नॉर्मली अगर आप एक 3 डायमेंशनल की बात करते हो, वहाँ पे एंगल कितना रहता है? 109 डिग्री 28। अगर एंगल ही छोटा है, बहुत छोटा है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपेल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। यस सर। तो अब स्ट्रक्चर बनाओ पहले व्हाइट फास्फोरस। ये किसी ना किसी पॉइंट के फॉर्म में ये आ सकता है। जल्दी स्ट्रक्चर, हाथ पैर चला लो। P4 का स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, आपस में ज्वाइन करना है। दिख रहा है? डब्ल्यू फॉस्फोरस। Then red phosphorus बना लो जल्दी से। Red phosphorus, it is obtained by heating white phosphorus at 573 Kelvin for several days. When red when red phosphorus is heated under high pressure, for black phosphorus is formed। यही बोला था, white से red, red से व्हाइट से रेड, रेड से ब्लैक, रेड से ब्लैक। तुम एक सीक्वेंस पूरा करो, व्हाइट से रेड, रेड से ब्लैक, व्हाइट से ब्लैक। हाँ ये तो फर्क समझ। अब क्या है? रेड फास्फोरस पोजेसेस आयरन ग्रे लस्टर, इट इज ओडरलेस, नॉन पॉइजनस। ऊपर वाला पॉइजनस होता है एंड इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन कार्बन डाइसल्फाइड। केमिकली रेड फास्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस। इट डज नॉट ग्लो इन डार्क। PH3 फॉस्फीन होती है ना। हाँ जी, इट इज पॉलीमेरिक। रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर डियर प्लीज देखो, क्लोरोफॉर्म को देखने में दिक्कत है। पॉलीमेरिक फॉर्म्स हैं इसकी। रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर देखना क्या है? सेम है, बट इसमें आपस में जुड़े हुए हैं। पिछले वाले में वो अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर जुड़े थे, यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हुए हैं। तो रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस का ये फर्क आपको पता होना चाहिए। अगला आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके बेस पे लगता है कि कोई क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एक ब्लैक फास्फोरस रहेगा अपना। इट हैज 2 फॉर्म्स। ब्लैक के अंदर भी 2 फॉर्म्स हैं, अल्फा एंड बीटा। बीटा फॉर्म आता है, सुनो, अल्फा फॉर्म आता है, अल्फा फॉर्म आता है लक्ष्य, अल्फा फॉर्म, यार अल्फा ही रह जाएगा। अल्फा फॉर्म आता है कहाँ से? रेड फास्फोरस को हीट करके। whereas बीटा ब्लैक फास्फोरस इज obtained या prepared by heating white phosphorus under high pressure। हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फॉस्फीन। इसकी जो ये 2 रिएक्शंस हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सर ब्लैक का स्ट्रक्चर नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं है डियर। नाउ इन दिस केस फॉस्फोरस इस रिएक्शन के बेस पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तुम लोग इग्नोर मत करो,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं ऐसे करता हूँ, नीचे आप यूजेस देखो, वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है होम्स सिग्नल, HOLMES लास्ट वर्ड दिख रहा है। वाटर भी स्पेलिंग के लिए यूजेस लिखा हुआ है, येलो सा बॉक्स बना हुआ है, Yes. बॉक्स तो नहीं है, चलो सर होम सिग्नल्स होम्स सिग्नल्स। ये इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड, ये दोनों को रिएक्ट दोनों को डालते हैं इकट्ठा और इसके अंदर होल कर देते हैं और इसको पानी में फेंक देते हैं। शिप्स के पास ये कंटेनर्स रहते हैं, अंदर फेंक दिया, ठीक है। अब अंदर फेंकने से पानी के साथ ये रिएक्ट करते हैं और कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका +1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फाइड जो डालते हैं उससे फॉस्फीन बनती है, दोनों आपस में फॉस्फीन जलती है, इग्नाइट होती है, कैल्शियम कार्बाइड भी एसिटिलाइन को भी आग लगती है, दोनों के कारण फ्यूम सिग्नल्स आते हैं, मतलब स्मोक स्क्रीन्स पे भी यही यूज होती है। तो यही चीज है प्रेपरेशन। फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड विद वाटर। तुम लोग जितना इग्नोर करना ना कर लो, जब क्वेश्चन आएगा तो इतना पछताओगे ना उस टाइम। ये लाइन याद रखना, कौन सी, कैल्शियम फॉस्फाइड स्ट्रक्चर क्या आएगा, Ca3P2, क्योंकि फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 उसकी 2 प्लस वाटर क्या आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फीन। कैल्शियम फॉस्फाइड को HCl से ट्रीट करें तो भी, बट हमारा जो शिप्स के अंदर वो रिएक्शन होगा सिग्नल्स प्रोवाइड करने के लिए, होम सिग्नल्स में पानी के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं कि HCl के साथ, पानी के साथ सर, तो ऊपर वाली रिएक्शन होगी। देन एक अगली रिएक्शन P4 प्लस NaOH, ऊपर भी आप करके आए थे ना प्रेपरेशन में, की थी कि नहीं, फॉस्फीन प्लस NaH2PO2, ये रिएक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। किधर सही है, नीचे है सही। देन टॉपिक 7.7 के पास it is slightly soluble in water. The solution of pH 3 decomposes in the presence of light, giving red phosphorus and hydrogen. Then होम सिग्नल्स आपको बता दिए मैंने। ओके, एक रिएक्शन लिखा हुआ है, ये रटने की भी जरूरत नहीं, आपको पता है। PS3 act as जो PS3 will act as base और acid। कैसे पता चला, अमोनिया जैसे ही हो गया ना, लोन पेयर हो गया, बेस प्लस एसिड क्या बनता है, सॉल्ट। अमोनिया अमीन्स वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा तो PH4Br ऐसे ही होता है, उसमें पी नहीं पढ़ा होगा। वहां पे जहाँ पे होम सिग्नल लिखा है उसके ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है ये भी वही। देन क्या नेक्स्ट फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स कौन से रहते हैं, PCl3 PCl5, ये फॉस्फोरस हैलाइड्स हैं। तो ये कौन सी फॉर्म रहेगी, इधर PX3 और मैंने किया क्लाउड्स, इधर PX3 और क्लाउड को ब्यूटी नहीं थी, क्लाउड था सर। PX3 और PX5, बोल के तो ये आपके दो फॉर्म्स आएंगी फॉस्फोरस पेंटा। अब इसमें क्वेश्चन आता है PCl5 में, PX5 में स्टडी कर ये जो तीन बॉन्ड्स होते हैं इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड्स और एक्सियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड्स लंबे होते हैं, इक्वेटोरियल छोटे होते हैं, ये भी आपको पता है। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कैसे बन रहा है, बाय हीटिंग फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन, एक्सेस में डाला तो आ जाएगा, या SOCl2 डाला तो PCl3 आ जाएगा। देन इसका अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, अगली रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस जब PCl3 की होती है क्या बनता है, H3PO3। ध्यान से, बहुत स्लो। PCl3 की हाइड्रोलिसिस करते हैं H3PO3 प्लस HCl, जिसके वाइट फ्यूम्स आते हैं। तो वाइट फ्यूम्स किसके कारण आते हैं, ड्यू टू HCl। सर PCl3 से हमेशा
H3PO3 बनता है ना? यस, ये आपको हेलो एल्केन्स में भी करवाया होगा, राइट? नाम क्या था इसका? Yes. किसका? H3PO3 का। आपको H3PO4 पता है? जल्दी बताओ हाँ, क्या होता है? फॉस्फोरिक, एक ऑक्सीजन कम हो गया फॉस्फोरस, अगर उससे भी कम हो जाए हाइपोफॉस्फोरस, अगर इससे ज्यादा हो जाए पर फॉस्फोरिक एसिड, आएगा नहीं। ठीक है, तो आगे पार्ट क्या आता है? बन नहीं सकता। इसी का चक्कर है बाबू भैया। कहाँ गया P4, यस, पिरामिडल शेप, वही सारा, sp3 हाइब्रिडाइज, PCl5 is लिखा हुआ है येलोइश वाइट पाउडर एंड इन मॉइस्ट एयर इट हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म POCl3। पहले हमने PCl क्या किया था? PCl3 किया था, अब क्या करें? PCl5। हेलो एल्केन्स की वो रिएक्शन दिमाग में रखना, यहाँ पे भी वैसा ही कंसेप्ट है। PCl5 किस में टूटता है? पहले POCl3। तो हेलो एल्केन्स की रिएक्शन में भी POCl3 लिखा होगा, अगर वो फिर से हाइड्रोलाइज हो जाता है पानी के साथ रिएक्ट करके, क्या बन रहा था? H3PO4। पीछे क्या बना रहा था अभी? PCl3, H3PO3, अब क्या बना रहा है? H3PO4, बट उससे पहले क्या बन रहा है? POCl3। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, प्लस HCl। when heated sublime it मतलब PCl5 sublimes into PCl3 और Cl2 उड़ जाता है, अल्कोहल प्लस PCl5, अल्कोहल प्लस PCl5, आपको याद होगा हेलो एल्केन्स का C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। अब क्लियर हो गई? Yes. Finely divided metals on heating with PCl5 gives corresponding chlorides. Then इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये भी आपको क्लियर हो गया। एक ये पॉइंट्स में हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में लिखा था कि PCl5 exist in solid state as an ionic solid with the formula PCl4 plus and PCl6 minus, in which there is a cation is tetrahedral and anion is octahedral. Why does PCl5 fumes in moisture? लिखा हुआ है PCl3 है। चलो PCl3 तो डियर PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर। PCl3 का क्या बताया था आपको? हाइड्रोलिसिस करते पानी मॉइस्चर के साथ क्या बनाता है? डेंस फ्यूम्स ऑफ व्हाइट कलर फ्यूम्स ऑफ HCl हो जाएगा। PCl5 हीट करके क्या होता है? PCl3 प्लस Cl2, वेरी गुड, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। देन ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड का मतलब ऑक्सीजन के साथ एसिड्स हैं। तो आपको ये सारा एक बार ही देख लो। कभी भी ये नहीं होता कि H3 लिखा तो उसकी बेसिसिटी 3 है। बेसिसिटी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन से आएंगे? OH बॉन्ड वाला। तो अगर 3 OH बॉन्ड्स है किसी के अंदर तो 3 बेसिसिटी है, तो ये आपको दिख जाएगा। तो पायरो का मतलब क्या होता है? पायरो दो मॉलिक्यूल निकल के वाटर निकल जाना। देन मेटा मतलब उसी मॉलिक्यूल में से पानी निकल जाना। ऑर्थो मतलब वही वाला, फास्फोरस हो या फास्फोरिक हो, सेम कंसेप्ट हो जाएगा। Yes. इनके स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, एक बार देख लो बस। नेक्स्ट, इन ऑक्सो एसिड्स फास्फोरस इज in oxo acids phosphorus is tetrahedrally surrounded by other atoms. All these atoms contains at least कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? PO बॉन्ड, P double bond O and one POH. That's it, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, how do you count, लिखा हुआ ना 7.9 एग्जाम्पल आई सपोज, the reducing behavior of क्या लिखा हुआ है? H3PO2 कैसे एक्सप्लेन करोगे? ठीक है, H3PO2 देखो, H3PO2 का स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड O OH H यही आएगा। इसका ये जो एक स्ट्रक्चर है
इसकी बेसिसिटी क्या है पहले तो ये बताओ। 1 ये वाला रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। अब दूसरा आता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। P और H कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? P तो अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, HI निकल जाएंगे, HI निकल के तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसकी वजह से। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स की वजह से क्या है? आपके यहाँ ठीक है, P ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच लेगा, निकल जाएंगे, रिड्यूसिंग वो दो की वजह से है, और एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो सर फिर टोटल 3 बेसिसिटी नहीं होनी चाहिए? डियर इस केस में बेसिसिटी हम क्या बोलते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन अपने HI निकालता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा कि नहीं होगा? बेसिसिटी तो वो नहीं होता, कैसे को डालते हैं, कितने HI फर्निश होते हैं? HI इसी के फर्निश होते हैं, बट अगर कोई कहे रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसके कारण आता है, वो किसके कारण है? इन HI डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन जो डायरेक्टली बॉन्डेड है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4? यस, H3PO4 तीन H3PO4 तीन आ गई। ओके, अब एक चीज और, अगर कोई भी एलिमेंट का कोई भी रिएक्शन आ जाए जिसमें उसकी ऑक्सीजन स्टेट बीच वाली है, तो वो अपने आप की ऑक्सीडेशन बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम? डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन है, H3PO3 को हीट किया, H3PO3 को हीट किया, देखो क्या आएगा। H3PO3 में P के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है? 4 6 और 3 आ रहा है। तो ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है? फॉस्फीन। जनरली क्या बोला मैंने अभी आपको, अगर ऑक्सीजन स्टेट एक बीच वाली एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे, कौन सा? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये अगला रिएक्शन लिख दे रहा हूं। H3PO3 किस पे टूट रहा है? H3PO4 एंड फॉस्फेन। अब देखना, सर वो डिटरमाइन कैसे करेंगे कितने ऑक्सीजन बढ़ाएं, कितने हाइड्रोजन बढ़ाएं? इसमें देखो फास्फोरस कितना चार्ज है? S3। यहाँ पे भी डिस्प्रोपोर्शनेशन ही हो रहा है, +3। यहाँ पे कितना है? -3। यहाँ पे कितना हो रहा है? 5। ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन। कोई जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्मली डिक्रीज नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन आपको ये हमेशा याद रखने पड़ते हैं। वो नहीं है कि लॉजिक लगा देंगे, नहीं तो करते हैं वो। ठीक है। सर ये बैलेंस कैसे होता है? तो स्क्रीन में बैलेंस इक्वेशन, बैलेंसिंग रिडॉक्स को पकड़ लो। वहाँ पे 2 है। ले बैलेंस हो गई। ऑप्शन 3 थे, इधर 4 थे, मैंने 3 4 कर दिया, बाकी सारा बैलेंस ही हो गया। नेक्स्ट, होपफुली ये दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए। अब हम चलेंगे +1 के रिएक्शन, +1 के कुछ पोर्शन में, जहाँ पे हमने बोरॉन, सिलिकॉन के सिलिकेट्स वाला पोर्शन था हमारा, कुछ थोड़ा सा नहीं, बोरेक्स, बोरॉन, वो सारा कुछ था, डाइबोरेन। तो वो निकालते हैं हम जल्दी से, इसको वाइंड अप करते हैं। हमारे पास मेरे पास नहीं है क्या? 4 तो आते हैं हम सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, अक्षर, डायनर। अब क्या हो गया? हाँ सुन। अब पहला कंपाउंड क्या है? देखो डियर, हमारे पास P पहले 13 ग्रुप हो गया, 14th हो गया था, 15th भी हो गया अभी। उसके बाद हम फिर 13th के वो पोर्शन पे आ जाए जो हमने कुछ देर के लिए स्किप किया था, दैट इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। जो आपके ये कंपाउंड्स है, इनमें भी एक उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के कुछ भी आ सकता है डायरेक्टली, तो हर एक वर्ड अच्छी तरह कर लो डियर। तुम लोग अगर जेई के एटलीस्ट पी ब्लॉक के क्वेश्चन चाहते हो ना कि मेरे सही हो जाए, तो एटलीस्ट जो हम बोल रहे हैं वही सुन लो, तुम देखना अपने आप तुम्हारे आंसर उस टाइम आएंगे। नीट के भी सेम डिट्टो है।
मतलब इससे अपार्ट कुछ नहीं आएगा, ये लिख के दे रहा हूं मैं, गारंटीड। रीजन क्या है गारंटीड का? क्योंकि हमें पता है बेसिक में ऐसा चाहना ही है, सिर्फ स्पेशली किसके लिए बनाया गया है, कॉम्पिटिटिव, तो उसमें से सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही डायरेक्टली आएंगे, डायरेक्टली। पता, तुम ये भी नहीं अज्यूम कर सकते यार इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया, याद रखना ये लाइन। क्यों? क्योंकि ये आपका बेसिक में नहीं, किसी और चैप्टर के लिए मैं नहीं बोल रहा, बट इसके लिए 100%, 99%, चलो 1% छोड़ देते हैं, 99% हम ये कहेंगे कि सीधा। तो एटलीस्ट कंसिडरेशन अपनी 100-200% रखो कि वो क्वेश्चंस तो कवर अप कर लें। ऐसा ही कंसेप्ट हुआ था मेटलर्जी का 2022 में, सेम डिट्टो एज इट इज, प्यार से उठा के क्वेश्चन डाल दिए कि ये वाला क्वेश्चन के लिए क्या होगा, ये वाले के लिए क्या होगा, इसका और क्या है, इसकी ये क्या है, वो क्या है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो अनएक्सपेक्टेड थे, ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहा जिन्होंने अच्छी तरह पढ़ लिया था। तो वैसे ही बोलो, पी ब्लॉक को इग्नोर मत करो डियर, सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर की आएगी, इनऑर्गेनिक। तो मत छोड़ो इसको, ये तो प्यारा चैप्टर बना लो, 2 बार पढ़ लो, आपके फुल आउट ऑफ फुल इसमें जेई के क्वेश्चन आ जाएंगे वापस। अब आते हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। पहला क्या आता है, बोरेक्स। बोरेक्स एक काम करते हैं, थोड़ा सा अगर कॉपी पे लिखना पड़े तो लिख लेना, क्योंकि इसके फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे नहीं तो। Na2B4O7.10H2O, अगर मैं इसको हीट करता हूं, इसमें से पानी निकल जाता है। लक्ष्य, अगर पानी निकल जाता है उसको हम बोलते हैं मेटाबोरेट्स। मेटाबोरेट्स, यस, पानी निकल के क्या आ जाएगा, Na2B4O7, डन हो गया। देन आपके पास आता है फॉर्मूला, ये हो गया। उसके बाद आता है आपके पास इसका अगले लाइन के लिखे, इट कंटेन्स द टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स B4O5। कोई बच्चा बताएगा Na के ऊपर कितना चार्ज है इधर, टोटल इसके ऊपर टोटल कितना है? बोरॉन का +3 होता है ना। तुम्हें पता है जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे ना अगली बार, ये टाइम ना लगाना। सोडियम के ऊपर हमेशा चार्ज क्या रहता है, +1, तो 2 के ऊपर कितना हो जाएगा, +2। जब ये चेंजेस वाला कंसेप्ट आता है, ये उनके लिए रहता है जिनके पास वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट करने की कैपेसिटी रहती है। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा हूँ, Na कितना चार्ज होगा इसके ऊपर, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, इसके ऊपर कह लो, चलो जैसा भी है, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, -2। पहले अभी मैं लिखवाने जा टेट्रा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में से नेगेटिव चार्ज आ सकता है। डियर, मैंने ओवरऑल बोल दिया कि अगर ये +2 है तो इसके ऊपर पूरा के ऊपर क्या मान लिया मैंने, इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -2। क्या है आपके पास, अच्छा यूनिट्स क्या है, B4O5। अभी कुछ बोल के हटाऊंगी तुम्हारे लिए, ये कई बार वही चीज ना दिमाग में ऐसे वो रह जाती है यार, वैसे वहां पे पढ़ा था B4O5, बच जाओगे। B4O5 OH4 ये लिखा हुआ, यहां पे दिलजूत ये था, मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। इसके यूनिट्स रहते हैं, टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स रहते हैं। जब भी यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी H है कि नहीं है, यहाँ पे कितने H दिखा रहा हूँ, 4H। किस फॉर्म में होंगे, 2 वाटर लेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल। 2 वाटर निकल जाने का मतलब क्या है, 2 × 2 4 H निकल गए, और 2 इधर टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 9 में से 2 निकल के कितने रह गए, सेम फॉर्मूला B4O7 2H2O, आगे डॉट क्या लगा दूं अगर मैंने लगाना है तो 8H2O, क्योंकि 2 इसके अंदर है 2 इधर है। समझ आया, क्लियर हो गया? तो दोबारा, हाँ जी बोरेक्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ है, वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म है। अब बट आप अगर कोई बोले ना Na2B4O7, वो भी बोरेक्स ही है, ऐसा नहीं है, बट इसके साथ टेट्रा हाइड्रेट लगा होता है, 10 वाटर मॉलिक्यूल लगे होते हैं। नहीं भी है तो भी उसको क्या बोलना है, बट वो किस, वो कहेगा एनहाइड्रस बोरेक्स। तो अगर
अगली लाइन देखते हैं, बोरेक्स डिसॉल्व इन वाटर टू गिव अल्कलाइन सॉल्यूशन। क्यों अल्कलाइन? क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग बेस आ जाता है। दो वाटर ले लेना वहाँ से, वहाँ से दो वाटर ले, उसमें ऐड करो। रिएक्शन याद कर लो, H3BO3। अब इसको ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड। अगर आपको याद होगा फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी, ऑर्थो का मतलब क्या होता है, बी, जनरली यही रहता है, OH N, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो ये वही बन रहा है। टेट्रान्यूक्लियर यूनिट रिपीट कर दो डियर, इसका एक और फॉर्मूला समझ लें, इस फॉर्म में भी रहते हैं, ये यूनिट्स जुड़े होते हैं, समझ जाएंगे कि यूनिट्स बन कैसे रहे हैं, मतलब कैसे वही चीज है डियर। इसको तो भूल ही जाए -2 को, वही है। ठीक है। ये वाले यूनिट्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनका कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर रहेगा साइक्लिक टाइप सा, उसके बाद ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, B4HO5OH4। तो मैंने कैसे याद कैसे करवाया कि इसके अंदर H तो है ही नहीं Na2B4O7 में, यानी कि पक्का वो H वाटर के हैं। कितने H है हमारे पास? 4। उसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ 2 ऑक्सीजन लगे होंगे, टोटल 9 ऑक्सीजन हो गई, उसमें से 2 पानी के हैं, कितने रह गए? O7। ऐसे याद करवाया, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इट गिव्स एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, ऑर्थोबोरिक एसिड इज अ वीक एसिड। और एक और चीज आगे जाके आएगा, जानिए यहां पे कितनी बेसिसिटी समझ में आती है, रट लेना जो मैं बोलूंगा अभी भी। 2 ओके 2 3 है 3 3 इज द फाइनल आंसर। 3 -2 इज द फाइनल आंसर। है एक ने 3 बोला, एक ने 2 बोला, 3 - 2 इज द फाइनल आंसर। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1। अब कुछ देर बाद देखेंगे, याद हो गया? H3BO3 रट लो अभी भी। सर बोरॉन से हाँ डियर, तुम समझ क्यों नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? B के साथ डबल बॉन्ड नहीं आएगा सर, नहीं आता। बोरॉन है, पी थोड़ा है। ठीक है, अब आएंगे कुछ देर बाद, इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए तुम्हें ये भी करना है। On heating borax, it loses water molecules and swell up. On further heating, it turns into transparent liquid. सर क्या लिखा है? On heating borax क्या आ रहा है? First loses water molecules. On further heating, it turns into transparent liquid which solidifies into glass-like material known as borax bead. Then the metaborates यानी salts of boron, उसको हम बोलते हैं metaborates of many transition metals have characteristic colors. Therefore borax bead test होता है that can be used to identify different, दिख गया, that can be used for detecting different transition metals. For example, borax is heated in Bunsen flame with cobalt oxide, a blue colored CO borate बन रहा है, BO2 whole twice bead is formed. बोरेक्स बीड एक बोरेक्स ग्लास कलर का सॉलिड बन जाता है, उसका कलर डिफरेंट रहता है फॉर द डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल्स, इसलिए इसको यूज करते हैं हम फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा उसके अंदर डाला हुआ है। बीड तो एक फ्लास्क होता है। हाँ, फ्लास्क के अंदर हमने रिएक्शन किया, वो बीड्स बन जाते हैं छोटे मोती टाइप से अच्छा ठीक। बीड, वो कौन से कलर का उससे हमें पता चलता है कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल था उसके अंदर। अब ऐसे ही हम कुछ देर पहले करके आए थे ना आज के लेक्चर में, नाइट्रेट टेस्ट, कौन सा था वो? ब्राउन रिंग टेस्ट। किससे बना होता था? FeH2O5NO। देन अब ऑर्थोबोरिक एसिड इज अ वाइट, ध्यान से पूरे ध्यान से सुनना, वाइट solid crystalline with soapy touch, sparingly soluble in water but highly soluble in hot water. ये भी कहां से बना सकते हैं हम? बोरेक्स से, Na2B4O7 plus HCl plus water। अगर आप देखते हो ऊपर हम रिएक्शन करके आए थे Na2B, ये तुम लोग लिंक करते जाओ,
Na2B4O7 प्लस वाटर क्या था ऊपर? एनहाइड्रस बोरेक्स नहीं डियर, हाँ एनहाइड्रस बोरेक्स वाला Na2B4O7 प्लस वाटर क्या बना था? NaOH प्लस H3BO3, सामने रिएक्शन भी लिखी हुई है, वहां पे भी H3BO3, यहाँ पे भी वही किया उसने। Na2B4O7 पानी के साथ उसने HCl डाल दिया, क्या आ गया? ऑर्थोबोरिक एसिड, और NaOH की बजाय क्या आ गया? NaCl। काइंड ऑफ तुम ऐसा समझ लो, बना क्या? NaOH ने HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया? HCl, NaCl, सॉरी, डन। It is formed, it is also formed by the reaction with dilute, वो ही ऊपर लिखा हुआ है। It is also formed by hydrolysis of most boron halides, hydrides. It has a layer structure in which BO3 units are joined by hydrogen bonds. ये सामने देखो, नीचे आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ पहले, ये देखना, इधर बनाई देता हूँ, डियर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये? इधर बुक पे दिख रहा है ना, BOH OH OH H3BO3 बन गया। बाकी आसपास कैसे जुड़े हुए हैं? विद हाइड्रोजन बॉन्ड। जो डॉटेड लाइन दिखाई हुई है वो क्या शो कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दिख गए अक्षर? दिख गया भैया? नीचे दिखा नहीं स्ट्रक्चर? ऐसे में हाँ, जो फैला हुआ है सारा देखिए, ठीक है। अब फिर से ऊपर आता, बोरिक एसिड इज अ वीक, क्या लिखा हुआ है डियर? बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, इट इज नॉट अ प्रोटिक एसिड या प्रोटोनिक एसिड। समझ आया? ये प्रोटॉन रिलीज नहीं करता। ये समझ नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, तुम इग्नोर करी जा रहे हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल। क्या लिखा है? प्रोटोनिक एसिड नहीं है वो, और क्या देखना चाहिए, बाकी तो देखना चाहिए। इट इज अ वीक मोनोबेसिक नॉन प्रोटिक या प्रोटोनिक एसिड। ये अगर प्रोटिक एसिड नहीं है तो कौन सा एसिड है? इट इज अ लुईस एसिड। कैसे लुईस एसिड? मतलब एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स किसके? जब इसको पानी में डालते हैं, पानी क्या देगा? H आयंस, OH आयंस। किसके पास इलेक्ट्रॉन्स है? H के पास कि OH के पास? OH के पास। तो इट टेक्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द OH आयन और OH ये H+ रिलीज करेगा, नहीं करेगा, OH आयन लेगा, क्योंकि नॉन प्रोटिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको इग्नोर मत करना। वीक मोनोबेसिक नॉन प्रोटोनिक एसिड बोरिक एसिड, क्या रिएक्शन है? H3BO3 प्लस HOH giving rise to BOH4 minus plus hydronium ion. Done. On heating, orthoboric acid forms metaboric acid. अभी आपको बताया था मेटा मतलब क्या होता है, देख लो, फिर वही चीज है, भूल जाते हो, क्यों फायदा? पढ़ने का फायदा ही नहीं, छोड़ दो। ये क्या है? कौन सा एसिड? बोरिक एसिड क्या ऑर्थोबोरिक एसिड? एक ही बात होती है। ऑर्थो क्यों बोला? क्योंकि BOH ओवल। अब ऑर्थोबोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड से मेटा जाने के लिए इसमें से पानी निकाल दो, H2O क्या बन गया? HBO2। तो उसको हमने क्या बोल दिया? मेटाबोरिक एसिड, which further heating yields boric oxide। इसमें से B2O3, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा पूछे ये कैसे है, इसका डबल करो, कितना हुआ? H2B4O4, तो इसमें से काइंड ऑफ वाटर निकाल दो, B2 आएगा सर, B2 आएगा, B2O4, तो ये बन गया आपका B2O3। Why is boric acid, नीचे क्वेश्चन देखते हैं, why is boric acid considered as a weak acid? Because it is not able to release H ions on its own. It receives OH ions from the water to complete its octets and releases H ions। समझ आ गया यहाँ तक? एंड एक सेकंड, उसने OH से इलेक्ट्रॉन ले लिए, उन पर एक्सेप्ट कर लिए, उसके बाद ठीक है, बोला रिलीज करेगा ही नहीं वो। नहीं, नॉन प्रोटिक एसिड होता है, पहले ही H दे दे, नहीं तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लेके फिर वो H अल्टीमेटली दे दिए, उसने अपना तो कुछ नहीं दिया। चलो आगे चलते हैं, डाइबोरेन।
ही हो गया। तो डियर हम आगे चलते हैं। डाइबोरेन क्या कहता है? सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब होता है H नेगेटिव, इज नोन एज डाइबोरेन। BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, B2H6 एग्जिस्ट करता है, मोनोमर नहीं करता, डाइमर की फॉर्म में करता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ट्राइफ्लोराइड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड विद एल्युमिनियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन समझ आ गई नीचे? लिथियम के साथ F बन गया, Al के साथ F बन गया, और और आपके पास स्टडी कर लो। जो B है वो H को लेके आ गया, B2H6 बन जाता। तो ये रिएक्शन आ गई। और सिमिलरली ऐसा ही एक रिएक्शन है ऊपर सोडियम। पहले हमने अभी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया, अब हमने किसको लिया? सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड को किससे ट्रीट करवाया हमने? आयोडीन। वी गेट B2H6 प्लस Na, वही प्लस हाइड्रोजन, सेम रिएक्शन ऐसी। BF3 पहले हमने लेफ्ट साइड देखना नीचे रिएक्शन। BF3 में क्या डाला था लेफ्ट साइड? LiAlH4। अब हमने क्या डाला है? NaH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बजाय सोडियम हाइड्राइड डाला, तो भी क्या आ रहा है? B2H6। यानी कि एक बोरॉन का ट्राइफ्लोराइड है और इधर से कोई भी हाइड्राइड है वो एक्सचेंज हो जाता है और हमारे पास क्या आ जाता है? डाइबोरेन। इट इज तो उसके लिए ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए तभी का रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए ना एज सच। क्या कह रहा है? डाइबोरेन इज कलरलेस हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस gas with boiling point of 180 Kelvin. Diborane catches fire in oxygen releasing a large amount of heat और B2H6 हीट करके क्या बनाता है? ऑक्सीजन के साथ B2O3। Most of the higher boranes are also flammable in air. Boranes are readily hydrolyzed by water to give boric acid. Borane B2H6 diborane plus water क्या आया? BOH होल थ्राइस, जिसको हमने क्या बोल दिया? ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड। Diboranes undergo cleavage reactions with Lewis bases to give borane adducts BH3L। यानी कि डाइबोरेन undergo cleavage reactions with Lewis bases। बोरेन के पास, डाइबोरेन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है? कम है सर। कम। तो यहाँ पे कम है। अब इसके स्ट्रक्चर क्यों चलते हैं? कम है तो वो ऑब्वियसली वो किससे वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा और ल्यूइस बेस के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म बोरॉन अडक्ट्स। रिएक्शन विद अमोनिया एंड डाइबोरेन गिव्स B2H6.2NH3 which is formulated as BH2NH3 whole twice BH4। ये वैसा ही कंसेप्ट हो गया जैसे आपका PCl5 वाला रहता है। तो B2H6 डॉट अमोनिया BH2 और इधर क्या लिख दिया हमने? BH4 हो गया, B2H6 हो गया, B2H6 हो गया, ठीक है दिलजोत। और BH2 के साथ क्या लिखा हुआ इन्होंने? NH3 whole twice प्लस BH4 नेगेटिव, याद रख लेना। फर्दर हीटिंग गिव्स बोराजीन। बोराजीन बोराजीन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बोराजीन। इसको हीट करते हैं तो क्या आ जाता है? B3N3H6 लिखा होगा, लिखा होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट। बेंजीन क्या होता है? बेंजीन C6H6 जानवी बोल लो। C6H6 कार्बन से पहले कौन सा एलिमेंट आता है? बोरॉन। कार्बन के बाद कौन सा आता है? B3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन बन जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर ये यानी कि डाइबोरेन की पहले हीट करेंगे, उससे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद ये फर्दर हीटिंग से बोराजीन आएगा। ये आ गया, देखो C से सारा वो सेम है, बस इधर क्या लिख दूं? अल्टरनेट बोरॉन नाइट्रोजन हो जाए तो सबकी बोराजीन, ठीक है। सो इन दिस केस आपके पास आगे क्या आता है? स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। मेक श्योर यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत मतलब ये तो ना अगर कहें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक अलग सा ही कंसेप्ट है। अब
तुम 3 बच्चे बैठे हो, तुम्हारे पास 2 बुक्स है, तुम शेयर कर लेते हो। 3 बच्चे, 3 सेंटर्ड, 2 बुक्स, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, पैर बॉन्डिंग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं हम, 3C2E इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर आप बात करते हो B और H, ये कितने जाने हैं, 2 ही हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही सेंटर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर नॉर्मली होता है। बट अगर आप देखो B2H6 का स्ट्रक्चर, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मेरे ख्याल से बना हुआ है, B H ये होती है टर्मिनल हाइड्रोजन। कितनी टर्मिनल हाइड्रोजन है, इसके बेस पे कुछ भी क्वेश्चन आगे मेरे को मत बोलना, फिर ध्यान से सुनो। 4 इन दोनों के बीच में एक हवा में, मतलब ये प्लेन पे है, तुम समझो बुक, ये फोन है, फोन के इधर चारों, ये बोरॉन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बोरॉन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके ऊपर एक क्या पड़ी है, नीचे क्या पड़ी है, ऊपर वाले को मैंने ऐसे लिखा, नीचे वाले को नहीं। अब इन्होंने तो कौन सा बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें बेस, और ये क्या, 3 जनों ने 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या हो रहा है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 3 सेंटर्ड, तो इसको ऐसा बनाया जाता है, इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। ध्यान रखना, बनाना बॉन्ड और टाइप ऑफ ब्रिज बॉन्ड और 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो समझ आ गया। बाकी सारा देख लेना, कुछ नहीं है। बोरॉन also form hydridoborates, BH4 negative, lithium and sodium tetrahydridoborates are also known as borohydrates, कुछ नहीं है। Both lithium borohydrate and sodium borohydrates are used as in reducing agents in organic synthesis, याद है? That's it, clear हो गया? अब एक छोटा सा पोर्शन रह गया था हमारा सिलिकॉन्स वाला, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ओके, सिलिकॉन्स। मैं कहता हूं थोड़ा सा पोर्शन है, नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में कर देंगे, सिलिकॉन, सिलिकेट, जियोलाइट्स, कुछ नहीं। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, ये क्या लिखा है मैंने, ये क्या है, ये क्या लिखा है मैंने, सिलिकॉन, ये क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये क्या है, सिलिका, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स, जियोलाइट्स, ZSM5, ये सारा कुछ किसके कंपाउंड्स हैं, सिलिकॉन के, सिलिकॉन के। एल्यूमिनोसिलिकेट्स, समझ आया? दोबारा से, सिलिकॉन के, सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ZSM5, जियोलाइट, सिलिकॉन, सारा कुछ किसके कंपाउंड्स हैं, सिलिकॉन के। हो जाएगा? तो उसके बाद जियोलाइट्स आपका वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, तो वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं 3 ग्रुप्स के, अलॉन्ग विद ये छोटा सा क्वेश्चन है जो 2-3-5-10 मिनट का, वो हम कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। अच्छी तरह पढ़ लेना डियर, नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले। टेक केयर, बाय बाय।